नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, वक्फ बिल पर मोदी सरकार को शुरुआती कामयाबी कल मिल गई, लेकिन कल लोकसभा में वोटिंग के आंकड़े और राज्यसभा में विपक्ष के तीखे तर्कों से जाहिर हो रहा है कि मोदी सरकार के आगे अभी कई और स्पीड ब्रेकर आने वाले हैं। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, कई और स्पीड ब्रेकर मोदी सरकार के सामने अभी आने वाले हैं, जिनमें बीजेपी की गाड़ी झटके खा सकती है। आप जानते हैं कि कल आधी रात लगभग 2 बजे लोकसभा चलती रही, 2 बजे से बाद तक, लगभग 2:30 पौने 3 बजे तक, और सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पारित करा ही लिया। लेकिन पक्ष और विपक्ष के वोटों में ज्यादा अंतर नहीं है। एनडीए सांसदों की संख्या आप जानते हैं 294 होने के बावजूद केवल 288 वोट पड़े पक्ष में, यानी मोदी के साथ उनके सहयोगी भी पूरी तरह से खड़े नहीं दिखे और विपक्ष तीखा विरोध कर ही रहा है। वहीं अब मोदी का साथ देकर नीतीश ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले हैं। दूसरी तरफ कल अल्पसंख्यकों के साथ होने वाली बैठक जेडीयू ने डर के मारे रद्द कर दी और अभी नीतीश को एक और बड़ा झटका लगा जब जेडीयू के वरिष्ठ नेता, जी हां, ये आप चिट्ठी देख लीजिए, जेडीयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है, भेज दिया है। उन्होंने अपने त्यागपत्र में क्या कुछ लिखा है ये जरा स्क्रीन पे और बड़ा करके आपको दिखाते हैं। लेकिन उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि उन्हें और लाखों करोड़ों, यहां साफ निवेदन पूर्वक कहना है कि हम जैसे लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों का अटूट विश्वास था कि आप विशुद्ध रूप से सेकुलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब यह यकीन टूट गया है। वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2024 के ताल्लुक से जेडीयू के स्टैंड से हम जैसे लाखों करोड़ों समर्पित भारतीय मुसलमानों एवं कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है। हम लोग लोकसभा में श्री ललन सिंह ने जिस तेवर और अंदाज से अपना वक्तव्य दिया और इस बिल का समर्थन किया, उससे काफी मर्माहत हैं। वक्फ बिल हम भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध है, हम किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं कर सकते। यह बिल संविधान की कई मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इस बिल के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को जलील व रुस्वा किया जा रहा है। साथ ही साथ ये बिल पसमानदा विरोधी भी है, जिसका एहसास ना आपको है और ना आपकी पार्टी को है। मुझे अफसोस हो रहा है कि अपनी जिंदगी के कई वर्ष पार्टी को दिया, अतः मैं पार्टी के प्राथमिक सदस्य एवं अन्य जिम्मेदारियों से स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहा हूं, धन्यवाद सहित ये धन्यवाद दे रहे हैं। और डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी, वरीय नेता जेडीयू, सह विधानसभा प्रत्याशी 21 ढाका, ये सब अपना पता और प्रतिलिपि इन्होंने उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के, इन सबको दिया है। तो कुल मिलाकर यहां नीतीश कुमार में विश्वास था कि वो सेकुलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब ये विश्वास टूट गया। आखिर क्यों टूटा? यानी नीतीश कुमार का मुखौटा अब उतर गया है और अब बिहार चुनाव में क्या मुसलमान और दलित उनके साथ खड़े रहेंगे ये देखना होगा, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक के बाद अब मंदिर, मस्जिद, चर्च सबकी जमीनों पर बीजेपी की नजरें हैं। वहीं आरोप यह भी है कि कल ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ की जगह अब 27% टैरिफ लगा दिया है। ठीक उसी वक्त जब मोदी सरकार वक्फ विधेयक पारित कराने में लगी हुई थी, यानी अमेरिका की मार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मोदी ने खेल खेला है। वैसे मोदी तो अभी बैंकॉक में बिम्स्टेक की बैठक के लिए गए हुए हैं। बैंकॉक काफी फेमस है, आप जानते हैं, लेकिन थाईलैंड की राजधानी है। लेकिन यहां राहुल गांधी ने मोदी की विदेश नीति की पोल भी आज खोली है। सुनिए क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने संसद के अंदर। राहुल गांधी मोदी की विदेश नीतियों पर सीधा प्रहार करते हुए, सुनिए जरा। स्पीकर सर, इट्स अ नोन फैक्ट दैट चाइना इज सिटिंग ऑन 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ आवर टेरिटरी। आई वाज शॉक्ड सम टाइम बैक टू सी that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is, what exactly is happening to this territory? 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड back. It has also come to my notice that the Prime Minister
and the president have written to the Chinese. We are not finding out from our own people. It is the Chinese ambassador who is telling the people of India that the Prime Minister of India and the President of India have written to them. Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 4,000 square kilometers of land. On the other side, our ally suddenly decides. तो यहां राहुल गांधी चीन को जो जमीन का मामला और घुसपैठ का मामला इसको यहां रख रहे हैं। भारत की विदेश नीति, उसमें भी नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति क्या है, इस पर नरेंद्र मोदी की पोल खोल रहे हैं, इस सरकार की पोल खोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज राज्यसभा में उस समय गुस्से में फूट पड़े जब अनुराग ठाकुर ने उन पर वक्फ की जमीन हड़पने का इल्जाम लगाया था। आपको याद कीजिए, कल अनुराग ठाकुर ने साफ साफ नाम लेकर, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वक्फ की जमीन हड़प ली है। इसके बाद आज मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज, गुस्से में फूट पड़े और खड़गे ने बीजेपी को दो टूक कह दिया कि मैं न डरने वाला हूं न झुकने वाला हूं, और अगर मैंने कोई गलती की है, अगर मैंने, आप निकाल कर रख दीजिए कि मैंने 1 इंच भी जमीन मैं या मेरा परिवार का कोई सदस्य अगर लिया हो तो मैं आज अभी इसी वक्त राज्यसभा से इस्तीफा दे दूंगा, वरना अनुराग ठाकुर इस्तीफा मांगे। आइए जरा सुन लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में आज वक्फ पे चर्चा अभी भी जारी है और उस पर शुरुआत में क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा। Grateful to you. You have given me a chance to clarify certain remarks made in the other house in my name. Sir, I rise a deep and voice. My life has always been an open book. It has been full of struggles and battles. But I have always upheld the highest values in public life. After almost 60 years in politics, I do not deserve this. Yesterday, completely false and baseless charges were hurled at me in the Lok Sabha by Sri Anurag Thakur. When he was challenged by my colleagues, he was compelled to withdraw his defamatory remarks. But the damage has been done. All medias have carried. Social medias are also spreading it. His statements damaging my image and reputation had already been picked up the social and other medias. Sir, Devegowda ji should also listen this. I think he is associating with me nearly 50 years. Yes. Sir, as leader of opposition in the Rajya Sabha and as a president of the Indian National Congress, I am forced to stand up today and condemn Sri Anurag Thakur's wild allegations. I expect an apology from the leader of House. That is the very least the ruling party can and must do. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. Even if he proves a 1 acre of walk land is occupied by me or my children, it is my challenge. If such allegations made, some papers leaving on the table and damaging us, I am not going to afraid of these things, sir. I am a son of laborer.
तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर ने मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाया है, जो आरोप उनका है कि मैंने वक्फ की जमीन हड़पी है, तो इनका साफ साफ कहना है कि अगर या तो साबित करते अनुराग ठाकुर कि मैं या मेरे बच्चों ने 1 इंच भी जमीन वक्फ की ली है, साबित कर दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और साबित नहीं करते हैं तो वो इस्तीफा दे दें। यह बात यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे। यह बात कल से आज यहां तक पहुंची है। लेकिन दूसरी तरफ आज सुबह सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस की संसदीय दल की जो बैठक थी, उस बैठक में वक्फ बिल को लेकर बीजेपी की असली नीयत पर अपने सांसदों से चर्चा की। जबकि शाम को राज्यसभा में चर्चा के मौके पर आरजेडी सांसद मनोज झा, शिवसेना सांसद संजय राउत, सभी ने बीजेपी की खूब खिंचाई की। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि आप गरीब मुसलमानों की इतनी चिंता कर रहे हैं, मानो मोहम्मद अली जिन्ना भी उनकी भी आत्मा आप में आ गई है। उन्होंने तंज कसा कि क्या बीजेपी भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहती है, जबकि उसका सपना तो हिंदू राष्ट्र का था। उन्होंने पूछा कि आपको मुसलमानों की इतनी फिक्र कब से हो गई? आपके हिसाब से तो वो आपका मंगलसूत्र, आपकी जमीन चुराने वाले हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि इस बिल का साथ देने वाले धर्मनिरपेक्ष नेताओं की पोल खुल चुकी है। आइए जरा तेजस्वी यादव को सुनिए। जो अमेंडमेंट बिल जो आया था, उसको लेकर के हम लोगों ने दोनों सदनों में हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है इस बिल का। लेकिन कुछ जो सेकुलर पार्टियां और जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। हम लोग जो है इसकी लड़ाई जो है, अपनी विचारधारा की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं, और इस बार तो साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी के चारों तरफ, जो बीजेपी है वो चारों तरफ से उसकी घेराबंदी काफी बढ़ गई है। इसके साथ ही अब कांग्रेस ने राज्यों में भी बीजेपी को पटखनी देने की तैयारी तेज कर दी है। जिला अध्यक्षों के साथ बैठक के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर एक बार जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की, और इस बार छत्तीसगढ़ पर फोकस किया। वहीं रामनवमी और अंबेडकर जयंती के बाद 7 अप्रैल को राहुल गांधी बिहार जाने वाले हैं। इन सब के बीच क्या कुछ होने जा रहा है, जरा इस तस्वीर को भी देखिए। बिहार जाने वाले हैं इधर राहुल गांधी। लेकिन दूसरी तरफ आज वक्फ बिल पर अखिलेश यादव ने एक चिट्ठी अभी से थोड़ी देर पहले देशवासियों के लिए चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में अखिलेश यादव लिख रहे हैं, प्रिय देशवासियों, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो दरअसल वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा नोटबंदी, जीएसटी, मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, भुखमरी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी आवास जैसी समस्याएं सुलझा नहीं पा रही है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बिल लाई है। वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा दिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए यह बिल लाया जा रहा है। सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैंतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद का या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य एक वर्ग विशेष के संवैधानिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम न मानकर उच्च न्यायालय में ले जाने की अनुमति देना दरअसल जमीनी विवाद को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में फंसाकर वक्फ भूमि पर कब्जों को बनाए रखने का रास्ता खोलेगा। क्या दूसरे धर्मों की धार्मिक और चैरिटेबल जमीनों और ट्रस्टों में बाहरियों को शामिल करके ऐसी ही व्यवस्था करेगी? सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है और न ही नियत। यह देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की साजिश है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं तो इसे लाने की जरूरत क्या है और जिद क्यों? यह बात यहां अखिलेश यादव लिख रहे हैं अपनी चिट्ठी में कि आखिर जिद क्यों है। ये सारी बातें भाजपा उसके बाद लिख रहे हैं कि वक्फ बिल को लाना भाजपा का सियासी हट है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का एक नया रूप है। भाजपा वक्फ बिल लाकर अपने उन समर्थकों का तुष्टीकरण करना चाहती है जो भाजपा की आर्थिक नीति, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चौपट अर्थव्यवस्था से उससे छटक गए हैं।
भाजपा की निगाह वक्फ की जमीनों पर है। वो इन जमीनों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर इन जमीनों को पिछले दरवाजे से अपने लोगों के हाथों में दे देना चाहती है। भाजपा चाहती है कि वक्फ बिल लाने से मुस्लिम समुदाय को लगे कि उनके हक को मारा जा रहा है, वो उद्वेलित हो और भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति करने का मौका मिल सके। वक्फ बिल भाजपा की नकारात्मक राजनीति की एक निंदनीय साजिश है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। वक्फ बिल के आगे से आने से पूरी दुनिया में एक गलत संदेश भी जाएगा। इससे देश की पंथ निरपेक्ष छवि भी खराब होगी। वक्फ बिल भाजपा, ये तमाम बातें वक्फ बिल भाजपा के लिए, और यहां पर अखिलेश यादव ने पूरी की पूरी बात ओपन लेटर सोशल मीडिया के जरिए अपने हैंडल्स के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए यहां अखिलेश यादव ने रख दिया है। और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है जिस पर चर्चा अभी जारी है राज्यसभा में। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि मोदी की राह में किस तरह बढ़ गई हैं बाधाएं और कैसे धक्के खाने वाली बीजेपी की गाड़ी है। इन सब की चर्चा हम करेंगे। पटखनी देने को कैसे विपक्ष तैयार है, और सबसे बड़ी बात कि 294 की जगह 288 और 238 विपक्ष में बहुत मुश्किल से कल भाजपा मोदी सरकार इस बिल को पास करवा पाई लोकसभा में। क्या आज राज्यसभा में पास हो जाएगा बिल? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए तमाम साथियों को और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, शकील अख्तर जी हैं। थोड़ी देर में और साथी जुड़ेंगे। आप सबका, आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, सबसे पहले तो आपके साथ ही जुड़ेंगे। आप वहीं से आ रहे हैं और एक तरफ राज्यसभा, आज बहुत नाराज दिखे मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके बाद क्या हुआ और अभी क्या चल रहा है? राजीव जी, कल जो बात यहां कह रहे थे वही बात आज राहुल गांधी ने लोकसभा में कही कि केक काटा जा रहा है। कल इसी वक्त हमने इस प्रोग्राम में बताया था कि हमारे विदेश सचिव और चीन के राजदूत मिलकर शांति का केक काट रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी जमीन पे कब्जा है चीन का। आज राहुल गांधी ने वो बात कही और उसके साथ उन्होंने चीन और अमेरिका दोनों पे हमला किया। और ये बीजेपी को एक कड़ा मैसेज है और देश की जनता को एक संदेश है कि देखो नेता कैसा होता है। उन्होंने इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। चीन और अमेरिका को, दोनों को एक साथ, चीन को जमीन पे कब्जे के लिए, केक काटने के लिए मोदी को, और ये बताने के लिए कि देखिए ये खबर हमें मिलती है चीन के द्वारा, मोदी जी उनको बधाई दे रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति उनको बधाई दे रही हैं। और ये बात पहले भी कह चुके हैं। इसी तरह ट्रंप हमें बताते हैं कि आपके प्रधानमंत्री हमारी ये बात मान गए हैं, हमने आपको एक्सपोज कर दिया है। हमारी विदेश नीति के बारे में हमें चीन और अमेरिका से मालूम पड़ रहा है। ये संदेश बहुत बड़ा संदेश है और ये अगर कांग्रेस पहुंचा पाए, विपक्ष पहुंचा पाए, तो मोदी जी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आज राहुल गांधी ने बहुत अच्छा बोला और दूसरी तरफ राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से बीजेपी को एक्सपोज किया है, वो सीधा चैलेंज दिया है उन्होंने कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो अनुराग ठाकुर इस्तीफा दे दें। और माफी की मांग उन्होंने राज्यसभा के नेता से कही। इतना बड़ा और इतना बेहुदा आरोप लगाया है अनुराग ठाकुर ने। हालांकि अनुराग ठाकुर के लिए कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी ऐसे आरोप लगा चुके हैं। राहुल गांधी की जात पूछ रहे थे वो, उससे पहले गोली मारो कह रहे थे। और उनके हौसले इसलिए बढ़ रहे हैं कि हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि हंस के बोल रहे थे वो। सीपीआईएम की वृंदाकारत गई थी कोर्ट में उनके खिलाफ एफआईआर के लिए, लेकिन एफआईआर नहीं हुई जी उनके और प्रवेश शर्मा के खिलाफ। गोली मारो, और आगे का शब्द हम बोल नहीं सकते, सबको मालूम है किसको मारो, किस तरह गाली दे रहे थे वो। मंत्री थे उस टाइम को, अब उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया है।
वापसी के लिए वो रविशंकर प्रसाद लगातार कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे मोदी जी की निगाहों में आए। शायद इन लोगों को लगता है कि इस तरह की बातें उन्हें ज्यादा महत्व दिलवा देंगी। बिदुड़ी ने भी यही काम किया था लोकसभा में, तो विधानसभा का उन्हें टिकट मिल गया था। तो आज जो है सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मोदी जी ने ये क्यों लाया बिल। यही अभी राहुल गांधी ने कहा और यही अभी अखिलेश यादव बता रहे थे कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए, कमजोरियों को छुपाने के लिए जो ट्रंप साहब 26%, और आपने बहुत सही बताया, ये बात बहुत कम लोगों के पास अभी तक पहुंच पाई है, लोग बता पा रहे हैं कि 26 से 27% हो गया है। 27% टैरिफ बढ़ा दिया है। इससे भारत पे क्या असर पड़ेगा, मोदी जी कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं इसको। यहां सारा का सारा मार्केट ढह रहा है। सालाना निर्यात में $7 अरब तक की कमी आ जाएगी। $7 अरब ये उद्योग से जुड़े लोग बता रहे हैं। कृषि पर बहुत ही विपरीत असर पड़ने वाला है, किसान पर पड़ेगा, क्योंकि इस टैरिफ को वो अनाउंस तो किया है खुद ट्रंप ने, लेकिन कॉमर्स विभाग कुछ और बातें ही बता रहा है। वो कह रहा है कि भारत की जीएसटी है उसका भी असर पड़ता है। मतलब 26 से भी 27 क्या, 27 और बढ़ाओ। दूसरा, किसानों को भारत बहुत एमएसपी देता है, वो भी झूठ बोलने लगे हैं। यहां एमएसपी की मांग के लिए 600 से ज्यादा किसान अपनी जान दे चुके हैं, लाठियां खा रहे हैं। उन्हें एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं मिल रही है। और चीन को, शायद अमेरिका को बता दिया गया है कि एमएसपी हम बहुत दे रहे हैं, तो कह रहा है एमएसपी बहुत देते हैं। किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और इन सबको छुपाने के लिए, दबाने के लिए वो वक्फ बिल लाए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि लोकसभा में सिर्फ 288 वोट मिले, सब जगह इसकी चर्चा है। विपक्ष को 232 वोट, 232 वोट कम नहीं होते। मोदी जी वक्फ बिल लाके भी खतरे में बढ़ गए हैं, चिंता में बढ़ गए हैं कि विपक्ष के पास ऐसे नाजुक मुद्दे पे, ये तो सीधा मुसलमान का मुद्दा बना दिया था उन्होंने, इस मुद्दे पे अगर 232 वोट है उसके पास, तो किसी और मुद्दे पे जब आर्थिक मुद्दा आएगा तो वो शायद 288 विपक्ष के पास हो जाएंगे उल्टे, और मोदी जी के पास केवल 232 रह जाएंगे। और इस 232 वोट में एक बड़ी खास बात है, इसको बताया जाना जरूरी है कि मुस्लिम सांसद तो गिने चुने हैं लोकसभा में। ये सारा वोट जो है बहुसंख्यक समाज ने दिया है मोदी के खिलाफ जी। और आज संजय सिंह ने बहुत अच्छा भाषण दिया, सबने अच्छा दिया। मनोज कुमार झा ने भी दिया, नासिर हुसैन ने भी दिया, संजय राउत ने भी दिया। सब लोगों के भाषण में अच्छे रहे क्योंकि विषय ही ऐसा था। तो संजय सिंह, आपने कहा आज कि मोदी जी याद रखिए केवल 36% वोट मिला है आपको, केवल 36%, और बाकी लोग सब आपके विरोध में हैं। दूसरे, उन्होंने ये बात कह के एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि आप यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ ये सारा ला रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि हम इसको रखेंगे वक्फ बोर्ड में और उसको रखेंगे और ये रखेंगे। अरे अपने जो दूसरे ट्रस्ट हैं उनमें भी तो आरक्षण दे दो। 80% देश की जनता है जो दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, महिलाएं हैं, उन्हें उन सारे ट्रस्टों में आप आरक्षण दे दो। उन्होंने साफ कहा कि झगड़ा फैलाने, फसाद करवाने की कोशिश है ये। तो आज बहुत तेज गतिविधि रही दोनों जगह, लोकसभा में और राज्यसभा में। हालांकि लोकसभा से आज कोई ताल्लुक नहीं था। लोकसभा में कल आपने बताया कि 2 बजे रात तक सारी वोटिंग चली है, और राज्यसभा में भी आज यही उम्मीद है, सारे लोग रात को जगने के लिए तैयार हैं कि यहाँ पे भी टाइम तो 8 ही घंटे का रखा है यहाँ पे, लेकिन 42 स्पीकर हैं, 42 स्पीकर हैं। तो ये भी रात को 12 बजे से आगे ही जाएगा, उससे पहले यहाँ पे भी कोई संभावना नहीं है। और मोदी जी इसको पास करवा सकते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब मोदी जी नहीं दे सकते कि अमेरिका ने टैरिफ के हमारी अर्थव्यवस्था पे कैसा हमला किया है, और उसके लिए वो क्या करेंगे। वो काम राहुल गांधी कर सकते हैं। राहुल ने आज बहुत ही टाइमिंग के साथ ये बात बोली है। इस बात को कैसे पहुंचाया जाएगा ये कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है। मीडिया इसकी दूसरी व्याख्या कर रहा है। ये भी हम आपको बता दें कि मीडिया वाले शुरू हो गए हैं कि राहुल लोकसभा में कल थे ही नहीं, राहुल लोकसभा से भाग गए।
जबकि राहुल लगातार लोकसभा में कल रहे, आज रहे लोकसभा में, सोनिया गांधी आज राज्यसभा में रही, लेकिन उनके पास मीडिया है और उस मीडिया का उपयोग दुरुपयोग करना उनको आता है, वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान के प्रतिपक्ष का नेता इतनी हिम्मत रखता है अपने कम संख्या बल के आधार पर भी कि वो एक साथ चीन और अमेरिका एक ही भाषण जिसे कहते हैं, एक ही स्ट्रोक में, वन स्ट्रोक में दोनों को चैलेंज कर सकता है। वहां उन्होंने चीन से कहा कि तुमने हमारे 20 जवान शहीद किए हैं, हमारी जमीन पे कब्जा किया है, वो जमीन हमें वापस दो। नॉर्मलसी के मैं पक्ष में हूं, हमारी पार्टी पक्ष में है, हम चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि तुम हमारे आदमी भी मार जाओ और हमारी जमीन पे भी कब्जा कर लो। साथ ही अमेरिका से भी कह दिया, मिस्टर ट्रंप से भी कह दिया, माय डियर फ्रेंड से भी कह दिया कि तुमने जो 26 और 27% टैरिफ बढ़ाया है वो नाजायज है, हम उसका विरोध करेंगे। भारत के व्यापार को, भारत की कृषि को ये स्वीकार नहीं है और ये बहुत बड़ी बात है। भारत की कृषि और व्यापार दोनों तहस नहस हो जाएंगे बुरी तरह। जी आएंगे उन सब पे, आएंगे उन सब पे आएंगे शकील जी, आएंगे उन सब पे। थोड़ा अभी कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूं वक्फ पे, और वो भी जो संसद में चल रहा है, चूंकि इस वक्त भी राज्यसभा में बहस चल रही है। और अभी आपने बिल्कुल सही बताया कि मनोज झा हो या संजय सिंह हो या तमाम नेता, राज्यसभा के नेता, वो इस पे अपनी अपनी बात रखते रहे हैं सुबह से, और कल रात को 2 बजे तक, 2:30 बजे तक इनफैक्ट इसी पे। और लोकसभा में लेकिन हकीकत सामने आ गई प्रशांत टंडन जी, बिल्कुल लोकसभा में हकीकत यह सामने आई कि 288 का जुगाड़ कर पाना बहुत मुश्किल था, और कई लोग तो उधर बाहर थे विपक्ष की तरफ से। और यहां से एक परेशानी यह भी कि बिहार में चुनाव है और डॉक्टर कासिम इस्तीफा दे चुके हैं। अभी सुना दिया, दिखा दिया, चिट्ठी दिखा दी ये इस्तीफे, और इस पे अभी जेडीयू को बैठक करनी थी, बैठक टाल दी गई। नीतीश बाबू घुटने टेक दिए। क्या पार्टी बचा पाएंगे नीतीश बाबू? यह भी एक बड़ा सवाल है। कल को यही सवाल उधर चंद्रबाबू नायडू के लिए भी आएगा कि क्या वो अपनी पार्टी बचा पाएंगे आंध्र प्रदेश में। वक्फ बिल कितना इंपॉर्टेंट है, हम जाएंगे टैरिफ पे बात करेंगे। प्रशांत जी, आपसे भी गुजारिश है कि थोड़ा वक्फ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए अभी इस चर्चा में। टैरिफ पे 27%, 26 नहीं 27% टैरिफ लगाकर भारत के ऊपर कितना बड़ा यहां पर झटका है, वो तो अभी शेयर बाजार ही झटका खा रहा है, हिंडोले खा रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद जब इस देश की जनता झटका खाएगी तब समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो मोदी है। और बात सही कह रहे थे शकील जी कि राहुल गांधी ने इतना बढ़िया, इतना शानदार मुद्दा उठाया, लेकिन यह कांग्रेस को चाहिए कि उस मुद्दे को कैसे आगे बढ़ाया जाए। यह कांग्रेस को चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लेके अपना एक लिखा हुआ वक्तव्य लेके आना पड़ता है, और कल से लेकर और आज का इंतजार करना पड़ता है। कल से कांग्रेस का मीडिया और मीडिया विभाग के लोगों का मैनेजमेंट कहां था, जो कल से इस बात को करते कि अनुराग ठाकुर ने गलत किया है, गलत बोला है, झूठ बोला है। और झूठ न सिर्फ अनुराग ठाकुर ने, बल्कि वहां पर कई सारे भाजपा के नेता जो वक्तव्य दे रहे थे वो भी बोल रहे थे। इसलिए जरूरी है। प्रशांत टंडन जी, देखिए राजीव जी, कल जो लोकसभा में हुआ वो भारत की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है, एक मील का पत्थर है, और ये मोदी जी के लिए परेशानी की बात है। 288 की बात आप कर रहे थे, पहले उसी की बात करते हैं, फिर मैं डॉक्टर कासिम अंसारी की बात भी करूंगा। 288 में राजीव जी, अगर आप बीजेपी और सहयोगी दलों को हटा दें तो बीजेपी के 240 और विपक्ष के 232, फासला सिर्फ 8 का है। ये जो बाकी 48 हैं, ये तो टेंट हाउस की कुर्सियां हैं। बिल्कुल, ये तो जिसकी भी दिल्ली में सरकार होगी ये कुर्सियां वहां लग जाएंगी, और ये बचेंगी भी कि नहीं अगले लोकसभा के चुनाव तक, ये भी देखने की बात है। तो ये चिंता की बात मोदी जी के लिए है कि फासला सिर्फ 8 का है, एक बात। दूसरी बात कि जो मैं क्यों कह रहा हूं कल टर्निंग पॉइंट था भारत की राजनीति का। अभी तक क्या होता था कि मुसलमान के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां सहम जाती थी कि हिंदू ध्रुवीकरण हो जाएगा, बीजेपी को फायदा मिलेगा, और मुस्लिम इश्यूज पे
विपक्षी पार्टियां उस तरीके से वोकल नहीं होती थी। और कल आप देखिए एक के बाद एक स्पीकर, चाहे वो सिमरत कौर हो अकाली दल की, गौरव गोगोई हो, अखिलेश यादव हो, कल्याण बनर्जी हो, केसी वेणुगोपाल हो और तमाम पार्टियों के नेताओं ने बढ़िया भाषण दिए, घेरा है कांग्रेस मोदी सरकार को। और सबसे बड़ी बात कि मुसलमानों के मुद्दे पर, वक्फ के मुद्दे पर सब पार्टियां एक साथ हैं और बहुत वोकल हैं। कुछ छुप छुपा के बात नहीं कर रही, इशारों में बात नहीं कर रही हैं। तो ये जो भारत के विपक्ष में अब जो ये बदलाव आया है कि वो डर नहीं रहे हैं, ये बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह बात है। आप सोचिए, मोदी साहब तो इस बात का मजाक उड़ाते थे कि विपक्षी पार्टियों ने सेकुलरिज्म कहना बंद कर दिया। विदेशों में जाके ये मजाक उड़ाया उन्होंने जी। ये बीजेपी की जीत थी तब तक, जब तक विपक्षी पार्टियां बीजेपी के एजेंडा पर मुसलमान के नाम लेने पर डर जाती थी। वो डर कल खत्म होता हुआ दिखाई दिया और बुरी तरीके से खत्म होता दिखाई दिया। ये बहुत बड़ी एक मैं कहूँगा कि मील का पत्थर है भारत की राजनीति में और ये आगे की राजनीति तय करेगा। दूसरी बात जो कमी कल मुझे दिखाई दी, बहुत अच्छे भाषण हुए गौरव गोगोई के, बहुत अच्छे भाषण केसी वेणुगोपाल के, ए राजा के, लेकिन जिस तरीके से हमला करना चाहिए था नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर, वो हमले नहीं हुए। ये बीजेपी विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि अपनी रणनीति में थोड़ा सा आप परिवर्तन करें कि इन लोगों को, क्योंकि अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, बाकी दो छोटी पार्टियां उनकी क्या बात करें, ये दो मुख्य पार्टियां हैं, इन्होंने अगर साथ नहीं दिया होता बीजेपी का तो ये बिल पास नहीं होता कल। बिल्कुल इन असली जिम्मेदारी जो है वो इनके ऊपर थोपनी चाहिए। बीजेपी की तो देखिए, बीजेपी की तो राजनीति है ध्रुवीकरण। थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मनोज झा जब भाषण दे रहे थे उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा सुन लेते हैं। संजय सिंह की बात भी सुनेंगे, उन्होंने क्या कहा है अलग अलग। आज राज्यसभा में दोस्तों कल का जिक्र कर रहे हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, और बहुत शानदार भाषण कल गौरव गोगोई का था, और एक राजा वाडिंग का बहुत शानदार भाषण था। कई हैं जो जिनके बहुत ही शानदार भाषण और पुरजोर तरीके से, अखिलेश यादव ने बहुत ही शानदार ढंग से भाषण दिया। इनफैक्ट असदुद्दीन ओवैसी ने शानदार, उन्होंने बिल फाड़ दिया, आपको याद होगा, बिल को फाड़ के वो बाहर चले गए असदुद्दीन ओवैसी। वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है वक्फ बिल और इस पर चर्चा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इस पर एक एक भाषण यहां इसलिए कॉग्निजेंस में लेना चाहिए क्योंकि ये मील का पत्थर इस देश की राजनीति में बनने जा रहा है। जरा सुनिए, मनोज झा आरजेडी के नेता हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, क्या कह रहे हैं राज्यसभा में इसी मसले पे, सुनिए जरा। बाकी अपने प्यार के लिए बहुत जगह है इजहार के लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं 30 बरस में सिर्फ 8 केसेस आए। क्या कर रहे हैं हम सर? अब वक्फ बाय यूजर, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है। माननीय सभापति महोदय, आप मुझे देखिए, मैं भी आप ही को देखूंगा। किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है। कोई मस्जिद कब से यूज में है, कागजात ढूंढोगे। मैं अभी अपने बिहार का अनुभव बताता हूं। हम बहुत छोटी जोत के किसान परिवार से आते थे दादा के टाइम से। सर अभी वहां सर्वे हो रहा है, कागज हमें अपने घर में नहीं मिल रहा है सर, ये और सर्वे ही बंद कर दिया बिहार की सरकार ने। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करने के लिए आप यूं ही एक आम अदना मुसलमान शहरी अदरवाइज वो परेशान है। पुरानी संपत्ति है, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, कहां से लाए, सब विवाद में आ जाएंगे। लिटिगेशन का एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा हमारे समक्ष। और हां, आप डीएम को बहुत काम पकड़ाते हो। बेचारा डीएम लोकल लेवल पे हम कहते हैं ट्रैक्टर बन के रह गया है। जितनी आपकी योजनाएं हैं जयंत भाई की
विभाग की योजनाएं हो, किसी की डीएम नोडल ऑफिसर, और हम ये मान के भी चलते हैं कि डीएम है तो ज्ञान का सारा भंडार उसके पास है। डीएम को एक एक महकमे की मीटिंग का टाइम नहीं मिलता है, क्या क्या करेगा डीएम। तो सुन रहे थे यहाँ पे प्रशांत जी, डीएम कलेक्टर को जो ये जिम्मेदारी दी गई है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह लें, अलग अलग राज्यों में इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि जिक्र किसका हो रहा है आप लोग समझ रहे होंगे। आईएएस अधिकारी होते हैं, जिला के मुखिया होते हैं, कह ले तो प्रशासनिक तौर पे प्रशासन उन्हीं के हाथ में होता है, और कहते हैं इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कई जगह बिहार, यूपी में, और अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान साइड जाए तो उधर कलेक्टर कहे जाते हैं। तो ये कलेक्टर हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चेहरा एक ही है, और इनकी जिम्मेदारी अब वक्फ को संभालने की भी है, ये चर्चा में यहां बताया जा रहा है, और इस पर काफी चर्चाएं हुई हैं। लेकिन सवाल यही है कि देश की सियासत में ये बिल और इस बिल की चर्चा, और उसके बाद एक मोनोपोली थोपने की जो कोशिश है मोदी सरकार की, उसको यहां पर एक्सपोज तो करना ही चाहिए। प्रशांत जी। जी, मैं बिल के, राजीव जी, इस कानून के टेक्निकल पॉइंट्स में नहीं जा रहा हूं, चर्चा लंबी हो जाएगी। मोटा मोटा सिद्धांत यह है कि अगर मुसलमानों के वक्फ के मामले पर गैर मुस्लिम अगर उसमें फैसला लेने वाले लोग होंगे तो ये उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा किसी और धर्म के साथ भी नहीं है। राम जन्मभूमि न्यास में भी कोई गैर हिंदू नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि उसमें कोई दलित और ओबीसी भी नहीं है। मुसलमान और ईसाई की तो छोड़ दीजिए बात, तो चाहे वो माता वैष्णो देवी ट्रस्ट हो, चाहे दूसरे और हमारे धार्मिक ट्रस्ट हो, तो ये बात तो टेक्निकल पॉइंट में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं इसके राजनीतिक इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ और बीजेपी की करेज की बात कर रहा हूँ। पहली बात कि इससे घबराना लोगों को नहीं है, क्योंकि इसका मुकाबला करना विपक्ष एकदम 232 के साथ विपक्ष मजबूती से है। दूसरी बात कि देखिए, जो मैं बात कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि सीए का कानून लाए, बड़ा शोर मचा के लाए, अब तक केवल 350 लोगों को नागरिकता मिली उसमें। उसके बाद अमित शाह जो ये गिनाते थे, क्रोनोलॉजी समझिए, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर एनआरसी होगी, कहाँ गया वो क्रोनोलॉजी? उस क्रोनोलॉजी में क्या एक कदम भी बढ़ पाए? नहीं बढ़ पाए ना अभी तक। तो कानून पास कर लिया, लेकिन कानून अभी किताबों में है, वो जमीन पर नहीं है। तो कानून पास करा लो, वो किताबों में रहेगा। सवाल यह है कि इस पे भी बहुत सारे इश्यूज आएंगे, इसकी संवैधानिकता पे बड़ी गंभीर सवाल है, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है वो हम देखेंगे आगे। इसकी राजनीति बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कि केवल 8 का फासला है। अब विपक्ष को टारगेट करना चाहिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर। अब मैं जेडीयू के मामले पर आता हूँ। डॉक्टर कासिम अंसारी का इस्तीफा, ये जेडीयू के लिए एकदम अलार्मिंग है, और ये विपक्ष के पास, खासकर कांग्रेस के सामने एक इशारा है कि आपको अगली राजनीति आरजेडी को और कांग्रेस को क्या करनी है। अब डॉक्टर कासिम अंसारी केवल मुसलमान नहीं है, वो पसमानदा भी हैं, जिसपे काफी कल बहस हो रही थी, और बड़े मतलब विरोधाभास आप देखिए कि जिस पार्टी के पास एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, और जिस पार्टी के लोग मुसलमानों के सब्जी के ठेले तक को रोकने का काम करते हैं, उनको लिंचिंग का काम करते, नफरत वाले भाषण देते हैं, वो पार्टी मुसलमानों की खैरख्वाह बनी हुई थी कल लोकसभा में। इनकी नीयत में खोट है। बेसिकली वो उनकी जो 9 लाख हेक्टेयर ज़मीनें हैं वक्त उस पे इनकी नीयत है, लेकिन उसके अलावा जो राजनीति है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। और ये मैं समझता हूँ कि देश की राजनीति में ये एक नया मोड़ है, और बिहार में खासकर चुनाव आ रहे हैं, वहाँ पे इसका पूरा जो परीक्षण है वो हो जाएगा कि नीतीश कुमार की पार्टी का इस बिहार के इलेक्शन में क्या होना है। देखिए, बीजेपी के पास जो वोट है वो बीजेपी को वोट अपना मिलेगा, उसकी एक सीमा है जी बिहार में।
बीजेपी को नीतीश कुमार, चिराग पासवान की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों पड़ेगी, क्यों पड़ी अब तक, कि जो बीजेपी को वोट नहीं मिलता है वो भी इन लोगों के रास्ते मिल जाया करे। अब इनका रास्ता बीजेपी ने बंद कर दिया। बगैर मुस्लिम सपोर्ट के जेडीयू और चिराग पासवान के लोग कितना जीत पाएंगे, कैसी राजनीति कर पाएंगे, ये हमको देखना होगा। और इसमें कांग्रेस को, विपक्ष को जेडीयू और टीडीपी के ऊपर निशाना साधना चाहिए कि इन लोगों की वजह से बिल पास हुआ है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा आगे बढ़ते हैं, हमारे तमाम साथियों को स्क्रीन पे ले आइए। उससे पहले जरा दिखाना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने क्या कुछ कहा था। फिर डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास आएंगे। संजय सिंह अपना भाषण देते हुए उन्होंने इसी मसले को आज राज्यसभा में जब वो अपना वक्तव्य रख रहे थे इसी वक्फ बिल पर, इसके विरोध में जब वो बात कर रहे थे, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है जानना जरूरी है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे सीधी चुनौती अनुराग ठाकुर को आज दे रहे थे, और दूसरी तरफ यहां संजय सिंह हो, चाहे कपिल सिब्बल ने भी अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि यहां बहुत कुछ सुधार की, अगर सुधारना ही चाहते हैं तो बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। चलिए पहले सुन लेते हैं संजय सिंह को। श्री संजय सिंह दोनों ही कह रहे हैं एक दूसरे को। धन्यवाद मान्यवर, आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं जैसे उदय प्रताप जी की चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मान्यवर, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है, नहीं है मान्यवर। वो सौतेली मां है, वो सौतेली मां है, उसका व्यवहार सौतेला है। रखरखाव करना धर्म के मामलों, कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दो नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अरे सुनना सीखो पहले। मानवर, मैं इनके इस कानून में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कहा है इन्होंने। बैठ जाए कृपया, गुलाम अली जी बैठ जाए। धार्मिक संपत्तियों को ये बिल कब्जा करने की नापाक कोशिश है, इतनी और धार्मिक संपत्तियों को सदन में इतनी कब्जा करने के लिए सदन में इतनी शांति है कि आराम से आप बोलोगे तो आराम से बोल रहा हूं सर। हाँ। आप बैठे हैं तो आपको देख के वैसे ही आराम आ जाता है, आपको देख के मैं वैसे ही आराम में रहता हूं सर। आप जब है आपका संरक्षण है तो आराम से ही बोल रहा हूं। बोलिए। मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है, इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर
सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा सर, मैं कागज दूंगा। कर दिया मैंने। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। 16.5 करोड़ का घोटाला किया, 18.5 करोड़ में जमीन बेची। ये राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं सर। मान्यवर, अरे प्रभु श्री राम के नाम का पैसा खाते हो तुम लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोरो तुम लोग चंदा चोरो, चंदा चोरो तुम लोग, चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठो। 1 मिनट को प्लीज। चंदा चोरो बैठो। सभापति महोदय, श्री गजेंद्र सिंह जी। सर, सदस्य ने चंदा चोरी किया इन्होंने, राम का पैसा खाया करने वाले राम का पैसा खाया सर इन्होंने। राम मंदिर का पीछे, राम मंदिर में चंदा चोरी किया इन्होंने। बैठ जाए। चंदा चोर है सर ये लोग। इन्होंने प्रभु श्री राम का चंदा खाया। कृपया बैठ जाए। चंदा चोरी किया सर। कृपया बैठ जाए। राम मंदिर के संबंध में सर राम मंदिर के संबंध में कहे गए सभी शब्दों को मैं कार्रवाई से निकाल रहा हूँ, कार्रवाई से निकाल दिए। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी इन लोगों ने। 2 करोड़ की जमीन अयोध्या में 18.5 करोड़ में खरीदी। मान्यवर, आपने कहा कि इससे आप पिछड़े मुसलमानों का भला करने जा रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप पिछड़े मुसलमानों का भला करने जा रहे हैं। आपने इसमें कहा कि आप महिलाओं का भला करने जा रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप महिलाओं का भला करने जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार, और यहां पे इस समय मंत्री जी नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप देश को और सदन को गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? मान्यवर, 2013 के वक्फ बिल में जो भारतीय जनता पार्टी की सहमति और सहयोग से पास हुआ, उसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षण था। मना कर दीजिए कि नहीं था? मना करिए कि हम गलत बोल रहे हैं। मान्यवर, मंत्री जी ने कहा 1 करोड़ सुझाव आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने करोड़ ईमेल आए, कितने करोड़ पत्र आए, कितने करोड़ सुझाव आए? पूरे देश को जानकारी दीजिए, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जब पूरा सच सामने आएगा तो देश को पता चलेगा कितने लोग इस बिल के विरोध में थे, कितने लोग इस बिल के समर्थन में थे। मैं जेपीसी का सदस्य था मान्यवर, मैं कह रहा हूं आपसे लाइए। और आप पिछड़े मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, और हमारे जो मित्र उधर भी हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो समर्थन करना। समाज में छुआछूत को, बीमारी को मिटाने के लिए चलिए उठाते हैं कदम, और अगले सत्र में एक बिल लेके आइए। जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं समर्थन करूंगा आपका, माला पहनाऊंगा आपको। आप पिछड़ों का भला करने की बात करते हैं, आप दलितों का भला करने की बात करते हैं। आपकी मातृ संस्था आरएसएस 100 साल तक आपने एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी, एक भी महिला को आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। आप दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों की आरएसएस के बारे में भला करने की बात करते हैं। माननीय, इस बिल में क्या लिखा है? आप जो भी बातें इस विधेयक के अलावा बोलेंगे, उन सब को मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है? सर, मेरा टाइम रोका जाए। और सर, बिल के बारे में बात करते हैं माननीय। मंत्री जी ने कहा आज आप इस बिल को पास कर रहे हैं,
आज आपका सीना चौड़ा हो रहा है, आपको लग रहा है एक धर्म के अधिकार को आप छीन रहे हैं। नहीं, कल को आप सभी धर्मों की धार्मिक संपत्तियां छीन के आप अपने दोस्तों का देने का काम करेंगे। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं और फिर इसको कह रहा हूं कि आप ये करेंगे, धार्मिक संपत्तियों के कब्जा करने का काम करेंगे। और किसी गलतफहमी में मत रहिए। आपको लोकसभा के चुनाव में मात्र 36% वोट मिला है। इस देश की 64% आबादी आज भी आपके खिलाफ है, आज भी आपके खिलाफ खड़ी है। किसी गलतफहमी में मत रहिए। बड़ी बड़ी सत्ता उखड़ गई और चली गई। मान्यवर, आपने इसमें लिखा बिल के अंदर कि वक्फ कमेटी के अंदर गैर मुसलमान इसका सदस्य बन सकता है। आप क्या गुरुद्वारा कमेटी के अंदर गैर सिख को मेंबर बना सकते हैं? क्या ईसाई कमेटी के अंदर गैर ईसाई को सदस्य बना सकते हैं? क्या बौद्धों की कमेटी के अंदर गैर बौद्ध को, क्या जैनों की कमेटी के अंदर गैर जैन को आप मेंबर बना सकते हैं? और इतना ही नहीं, क्या आप हिंदुओं के ट्रस्ट में, मंदिर के ट्रस्ट में आप क्या गैर हिंदू को मेंबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। आप एक झूठ फैला रहे हैं देश भर में, देश भर में झूठ फैला रहे हैं। आप कह रहे हैं ये मैं पढ़ रहा हूं राम मंदिर का, सर, राम मंदिर ट्रस्ट। झूठ शब्द असंसिद्धि है, जो असंसिद्धि शब्द उनको निकाल दीजिए। सत्य से परे, सत्य से परे। सर, ये प्रभु श्री राम के मंदिर का ट्रस्ट, मैं इसका समर्थन करता हूं। नहीं, आप सर, मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। ये सब्जेक्ट नहीं है सर, समर्थन कर रहा हूं। सुन तो लीजिए, आप कहे से नहीं सुनूंगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग में नहीं आएगा सर, मेरी बात तो बिल्कुल नहीं आएगा सर, मेरी बात सुन लीजिए। घनश्याम जी प्लीज, चेयरमैन साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ अयोध्या विल बी एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी हु विल बी ए प्रैक्टिसिंग हिंदू। If the DM is not Hindu, then additional district magistrate will be an ex officio member of the trust. हम इसका समर्थन करते हैं सर। हिंदू धर्म के ट्रस्ट में हिंदू को मेंबर होना चाहिए, आपने लिखा, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन आप दूसरे धर्मों के ऊपर कह रहे हैं। कल को आप गुरुद्वारा कमेटियों में कहेंगे सिख नहीं, दूसरे धर्म के लोग इसमें आएंगे। कल को आप जैन कमेटियों में घुसड़ेंगे, बौद्धों की कमेटियों में घुसड़ेंगे। ये बात गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। और आज पूरे देश को आप बताइए। तो सुन रहे थे यहाँ एक बहुत ही शानदार भाषण और बहुत तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ यहाँ पर अपनी बात रखते हुए डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, संजय सिंह का भाषण। ऐसे कई भाषण जो हैं वो राज्यसभा में आज हुए, लेकिन बात फिर वक्फ की। और उसमें ये कह रहे, देखिए राम ट्रस्ट, राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है, उसमें भी अगर मुस्लिम कलेक्टर, मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो फिर जो डिप्टी है वही उस ट्रस्ट का मेंबर होगा। तो यही सवाल तो यहां पूछा जा रहा है कि वक्फ में आखिर ऐसा क्यों नहीं। कल आपको याद होगा कि देश के गृह मंत्री साफ साफ कह रहे थे कि इसमें ऐसा कुछ प्रावधान ही नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग, गैर मुस्लिम जो है वो इसका मेंबर होगा। मतलब साफ साफ असत्य बोला जा रहा है। मैं भी असत्य वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, असंसदीय है, हालांकि यहाँ पर सब कुछ संसदीय है, झूठ शब्द का इस्तेमाल भी कर दूं, लेकिन चलिए असत्य। आखिर क्यों, आखिर क्या छिपाया जा रहा है? बहुत कुछ इस ढंग से बताने की कोशिश हो रही है जैसे हम लोग ही चर्चा कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आप गलत फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। कौन फैला रहा है झूठ? हम तो तर्कों के साथ बात कर रहे हैं। झूठ तो आप फैला नहीं रहे हैं, तो कम से कम झूठ को आप पनाह दे रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। राजीव जी, सरकार इस बिल में 40 तब्दीलियां करने की इच्छुक है, एक दो नहीं बल्कि 40। और शुरुआत अगर आप कहें कि इसके नाम में ही जो फर्जीवाड़ा है, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अब इसे उम्मीद नाम से जाना जाएगा। उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, यानी शुरुआत यहीं से है।
वक्फ में उम्मीद जोड़ना ताकि लोगों को भ्रम बना रहे कि ये कहना क्या चाहते हैं। एक सबसे आश्चर्य की बात है कि जो पार्टियां बीजेपी के साथ अरसे से कंधा मिलाकर चली आ रही थी, वो पार्टियां इस विधेयक को असंवैधानिक और मुस्लिम विरोधी कह रही है। जैसे शिवसेना यूबीटी ने कहा कि ये पूरा विधेयक असंवैधानिक है और मुस्लिम विरोधी है। तो ये बीजेपी को समझना चाहिए कि जो कल तक उनके साथ गलबैयां करते थे, आज वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। कांग्रेस के सांसद नसीर हुसैन ने जो बात कही कि इस विधेयक पर ठोस चर्चा तो सरकार ने की ही नहीं और गैर हितधारकों को इसमें शामिल कर लिया, तो ये सारी बातें बताती कि सरकार कितनी हड़बड़ी में है और क्या क्या करना चाहती है। जेपी नड्डा जो भी कहें कि ये राष्ट्रीय हित में है और हम तो राष्ट्रीय हित की बात कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित क्या है ये बात हर व्यक्ति जानता है। राज्यसभा में एनडीए के पास जितना समर्थन है उसमें कितने लोग आएंगे, जो अभी हमारे साथी ने कहा कि जो तो कुर्सियां हैं, टंडन जी ने कहा कि कुर्सियां हैं, टेंट हाउस की कुर्सियां हैं, तो टेंट हाउस की कुर्सियां यहाँ भी लगी हुई हैं और वो कुर्सियां क्या कह रही हैं ये बात देखने वाली है। राज्य सरकारें जो कभी वक्फ के खातों का ऑडिट कर सकती हैं, ये बात बहुत ही गंभीर मानी जा रही है। किस तरीके से इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। संसद में चल रही इस चर्चा को पूरा देश देख रहा है। जो मुद्दे सोनिया गांधी ने उठाए, आज सोनिया गांधी ने भी इस बारे में चर्चा की और उन्होंने जो मुद्दा उठाया कि ये बिल एक स्थायी ध्रुवीकरण लाएगा, और ये स्थायी ध्रुवीकरण बहुत बड़ी चिंता की बात है। ने अपने भाषण में ये बात साफ कही। सोनिया जी ने जो बातें कही वो ये है कि ये संविधान पर खुला हमला है और सरकार कागज पर सीमित कर देना चाहती है अपने संविधान को, जबकि होना ही चाहिए कि संविधान जनता के बीच उतर कर आए, जनता जो चाहे उसके हिसाब से संविधान चले, संविधान के हिसाब से देश काम चले। लेकिन ये योजना बीजेपी की नहीं है। बीजेपी चाहती केवल कागज पर वो बात करते रहे संविधान की, कागज पर बात करते रहे अम्बेडकर की, लेकिन करें वही जो वो खुद चाहते हैं या उनके आनुषंगिक संगठन चाहते हैं। सोनिया जी ने यह कहा कि मोदी सरकार की भारत को निगरानी राज्य में बदलने की मंशा है, जो बताती कि सरकार किस तरह से पूरे देश में शासन करेगी, एक तरह से निगरानी करेगी और एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक जैसी बातें करके सरकार ये लाना चाहती कि हम मुस्लिमों के हित चिंतक है, लेकिन वो करना चाहती है इसका उल्टा। एक कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बिल के बारे में जो कहा बहुत बड़ी बात है, और ओवैसी ने जो जोरदार भाषण दिया, ओवैसी चूंकि बहुत अच्छा भाषण देते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, उस बात को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ओवैसी ने क्या किया। लेकिन जो बदलाव सरकार करना चाहती है, जो नारे दे रही है, सरकार कह रही है कि हम वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाएंगे, उसका दुरुपयोग रोकेंगे, मुस्लिम महिलाओं और गरीबों को फायदा पहुंचाएंगे, और विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मान रहे हैं, ये गलत है। तो सवाल ये है कि जो तमाम कानून बने हैं हिंदुओं को लेकर, उनमें कितनी महिलाओं को फायदा हुआ, कितने गरीबों को फायदा हुआ, ये सारी बातें लोगों के जहन में कि आखिर क्या फायदा हुआ, किन फायदों की बात सरकार कर रही है। वक्फ बिल पर नीतीश और नायडू की भी असलियत सामने आ गई। ये दोनों नेता जो चाहते थे, इनकी वक्त क्या कहना चाहिए, मौका परस्ती भी सामने आई है, और ये किस तरीके से अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हम अलग हैं लेकिन अलग नहीं है। तो राज्यसभा में जो आज आधी रात तक बहस होने वाली है, जो फैसला होगा, इसका इंतजार सभी को है, और मुझे लगता है कि इसके बाद एक नया ध्रुवीकरण शुरू होगा देश में, जिसके बारे में सोनिया गांधी ने कहा है कि ये हिंदू ध्रुवीकरण की एक और कोशिश है, और ये देश को एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां भारत का संविधान तो होगा, संविधान की पुस्तक होगी, लेकिन संविधान देश के लोगों के काम आएगा, इसमें थोड़ी शंका है। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने अपने पुराने एक वीडियो को शेयर किया है, उसके साथ साथ थोड़ी देर में उस ट्वीट को भी दिखाएंगे। लिख रहे हैं, संघी भाजपाई नादानों, संघी भाजपाई नादानों, लालू यादव लिख रहे हैं
2 घंटा पहले उन्होंने ट्वीट किया है, तुम मुसलमानों की जमीनें हड़पना चाहते हो, लेकिन हमने सदा वक्फ की जमीनें बचाने के लिए कड़ा कानून बनाया है और बनवाने में मदद की है। मुझे अफसोस है कि अल्पसंख्यकों, गरीबों, मुसलमानों और संविधान पर चोट करने वाले इस कठिन दौर में संसद में नहीं हूं, अन्यथा अकेला ही काफी था। ये लिख रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं, बोल रहे हैं लालू यादव। तबीयत खराब है, दिल्ली आए हुए हैं, एम्स में भर्ती हुए हैं और इलाज चल रहा है। और इस बीच लालू प्रसाद यादव का ये ट्वीट साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे अफसोस है कि अल्पसंख्यकों, गरीबों, मुसलमानों और संविधान पर चोट करने वाले इस कठिन दौर में संसद में नहीं हूं, अन्यथा अकेला ही काफी था। सदन में नहीं हूं तब भी आप लोगों के ख्यालों, ख्वाबों, विचारों और चिंताओं में हूं, यह देखकर अच्छा लगा। अपनी विचारधारा, नीति और सिद्धांतों पर प्रतिबद्धता, अडिगता और स्थिरता ही मेरे जीवन की जमा पूंजी है। ये कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। संघी भाजपाई नादानों को संबोधित, इस ढंग से संबोधित करते हुए साफ साफ अपने एक पुराने बयान को, वक्तव्य को वीडियो में शेयर करते हुए ये ट्वीट लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अकेला ही काफी था। शकील जी, एक अकेला सब पर भारी। वीडियो सुन लेते हैं, वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं। फिर शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। ये वीडियो 2010 का है। मीरा कुमार उस समय चेयर पर थी, चेयरपर्सन थी और लोकसभा में लालू प्रसाद यादव थे और उसका एक शेयर किया वीडियो, और बाकी चीज तो वो आपने सुन ही लिया, उन्होंने जो लिखा है। जरा सुन लीजिए, देख लीजिए वीडियो में क्या कह रहे हैं। थैंक यू मैडम। सरकार ने जो लाया है संशोधन, इनका सरकार का पहल ये ठीक है, हम समर्थन करते हैं। मौलाना इसरारुल साहब, हमारे शाहनवाज जी और साथियों के साथ मैं समर्थन करता हूँ। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी ज़मीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंडियां बना रहे हैं, इसको संवैधानिक अधिकार दीजिए और कॉन्ग्रेजेबल ऑफेंस करिए। अगर कोई बेचता है सो, और जो कब्जा किए हुए है सो, और ये सारे लोगों को क्रिमिनल, मतलब नॉन बेलेबल, इसको नहीं बनाइएगा तब तक आपका ये खंता पूर्ति ये होता रहेगा। इसको बना दिया, उसको बना दिया, ये अबलाइज हो गया, काम खत्म हो गया। धन्यवाद। यही बात है। श्री एस.डी. शारिक, इसको 7 मई 2010 वक्त पे ही चर्चा, ऐसी ही जमीनों के हड़पने की बात, और यहां पर लालू प्रसाद यादव आज इस वीडियो को शेयर करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आज नहीं हूं वरना अकेला ही काफी था। शकील जी। राजीव जी लोकसभा के अंदर जब बोलते थे लालू, तो वाकई वो सबको चुप करा देते थे। और उस समय बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज हुआ करते थे, वाजपेयी, अडवाणी, सुषमा स्वराज। और जब मंत्री थे तो दूसरे सदन में भी जाते थे, दूसरे सदन में ही बोलते थे। तो हाँ, अरुण जेटली, एस.एस. आहलूवालिया, तो उन्होंने सही कहा। क्यों? क्योंकि जो विचारों में उनके प्रतिबद्धता थी, जो कमिटमेंट था, उसकी ताकत थी, और वही ताकत सबसे बड़ी होती है। आज सबके भाषण अच्छे हुए और निश्चित ही रूप में उनमें संजय सिंह का भाषण जो है वो काफी अच्छा रहा। देखिए, मोदी जी ने एक ऐसा पिडोरा बॉक्स खोल लिया है कि उसका असर अब उन पे भी पड़ रहा है। यूपी के एक सांसद ने, इसमें हम महिलाओं को ये देंगे, उस पर प्रहार कर दिया। क्या आप महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाए, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए? आप महिलाओं की क्या बात कर रहे हैं? ये सब अच्छी बातें नहीं है, व्यक्तिगत बात नहीं होना चाहिए, मगर वो सारे के सारे खोल दिए तो वो बातें भी लोगों ने कही। ये जो बिल है ये तो पास आज हो जाएगा राज्यसभा में,
कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसके बाद इस देश की राजनीति जो है वो पूरी तरह बदल जाएगी और काफी कुछ जो है वो पॉजिटिव लाइन पे चली जाएगी। देखिए अब क्या है कि स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सांप्रदायिक शक्तियां हैं, कौन सिर्फ हिंदू मुसलमान करके वोट लेती हैं और कौन जो है सेकुलर शक्तियां हैं, धर्मनिरपेक्ष। अब ये जो होगा उसमें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और पासवान अब जैसे लोग जो हैं छद्म धर्मनिरपेक्ष नहीं बन पाएंगे। इनको साफ साफ बताना पड़ेगा कि भाई हम तो बीजेपी के साथ है, जो बीजेपी का वोट है उसी में हमको शेयर दो। जो संजय सिंह ने कहा बड़ी अच्छी बात कही कि 36% जरा आपको रोकना चाहूं शकील जी, इमरान प्रतापगढ़ी अभी राज्यसभा में बोल रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, शायर भी हैं, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। जायदादों को बर्नी कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के हवाले किया। यही वो प्रॉपर्टीज हैं जिनके नाम से गृहमंत्री जी कल से कांग्रेस को कोस रहे हैं। फिर आई 2014 में भाजपा की सरकार, जो तब से इन जमीनों को हड़पने की साजिश कर रही है। जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है, उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। जिस वक्त, मैं लोकसभा कह रहा हूं, सुना करिए, जिस वक्फ बिल को मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाला बताया जा रहा है, उसे संसद में पेश करने वाली पार्टी के पास न तो राज्यसभा में, न लोकसभा में, न देश की किसी विधानसभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं। कल किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि रेलवे की जमीनें देश की जमीनें हैं, डिफेंस की जमीनें देश की जमीनें हैं। हां मंत्री जी हैं, बिल्कुल हैं। ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये हमारे पुरखों ने धार्मिक कामों के लिए डोनेट किया है, तो हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी देश के बेटे हैं, तो वक्फ की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं। उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? सभापति महोदय अशफाकुल्ला खान जब फैजाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, तो इसी देश की जमीन के लिए झूल रहे थे ना। सभापति महोदय, अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काटकर अपनी जान देने वाले मौलाना फजले हक खैराबादी हो या शेर खान अफरीदी हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे ना। सभापति महोदय, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो या पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ाने वाला परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहा था ना। और मंत्री जी, मैं इस सदन में अलग ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा, ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, हमसे हमारी इबादत गाहें तो मत छीनिए ना, हमारे घरों पे बुलडोजर तो मत चलाइए ना, हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए ना। सभापति महोदय, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट कट करके, मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करके अब सरकार कह रही है कि हम वक्फ की आमदनी से गरीब मुसलमानों का भला करेंगे। गुजरात की बेटी बिल्किस के बलात्कारियों की रिहाई के बाद उन्हें माला पहनाने वाली लोगों के नेता ये कह रहे हैं कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाएगा। धन्यवाद मोदी जी, क्या बढ़िया सौगातें मोदी दे रहे हैं आप। पहले हमें गुजराते मोदी दिया, आप सौगाते मोदी दे रहे हैं। लेकिन यह सरकार इतना याद रखे कि इसी ठसक के साथ देश की संसद में सीए का कानून भी लाया गया था और कहा गया था बड़े बड़े भाषण देकर के कि पड़ोसी देशों से हिंदू भाइयों को ला करके यहां नागरिकता दी जाएगी। लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाता हूं सर कि पिछले इतने दिनों में इनसे नागरिकता लेने के लिए 2000 व्यक्ति भी नहीं आए, जबकि इसके उलट इन्हीं की सरकार में पिछले 10 साल में 15 लाख से ज्यादा भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के बस गए। यह हुआ उस कानून का अंजाम। सभापति महोदय, इसी तरह की जिद के साथ किसानों के खिलाफ भी कानून लाए गए थे।
जिस तरह आज वक्फ के फायदे गिनाए जा रहे हैं, उसी तरह से किसानों को भी कृषि कानूनों के फायदे गिनाए गए थे। लेकिन अंजाम क्या हुआ? 700 किसानों की शहादत लेने के बाद सरकार को अन्नदाता किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े और कृषि कानून वापस लेने पड़े। जिल्ले इलाही, जमहूरियत जो है वो नफरत और ठसक से नहीं चलती है, अकड़ से नहीं चलती है, उसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। कल देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर एक शेर सुनाया था कि मुझसे कोई बदगुमान न हो, तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूं कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। सभापति महोदय, जब देश को मनमोहन सिंह साहब जैसा काबिल प्रधानमंत्री मिलता है तो देश को आरटीआई जैसा एक्ट मिलता है, सेज जैसा एक्ट मिलता है, मनरेगा जैसा एक्ट मिलता है, लिबरलाइजेशन मिलता है, राइट टू एजुकेशन मिलता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मिलता है। लेकिन जब देश को सौगातें मोदी मिलती है तो क्या मिलता है? सीए मिलता है, फॉर्म्स लॉ मिलता है, आर्टिकल 370 मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा एक्ट मिलता है और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जैसे बिल देश को मिलते हैं। मुझे तो अपने हमवतन भाइयों से पूछना है कि आपको अपने बच्चों की तरक्की, खुशहाली और नौकरी की दरकार है या फिर मुसलमानों की दान की गई जमीनों को लूट कर धन्ना सेठों को देने की साजिश करने वाले कानून की? सभापति महोदय, यह सरकार रात के 3 बजे तक पूरे देश को जगा करके संसद में अपने ही नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए वक्फ बिल ला रही थी, तो उधर रात के 1:30 बजे अमेरिका हम पर 26% टैरिफ लगा रहा था। सरकार की प्राथमिकताएं देश को पता। सभापति महोदय, मैं बहुत भावुक हूं आज, और मुझे अच्छा लगा कि आदरणीय नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा जी ने बहुत अच्छी बातें भी की, मन से बातें की। क्योंकि उनके नाम में प्रकाश जुड़ा है तो मैं उनमें हमेशा एक रोशनी की किरण देखता हूं। मैं उनके सामने बहुत अदब से यह बात कहना चाहता हूं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मैं भावुक हूं, मेरी पलकें गीली हैं। अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसका भला करने के लिए नहीं बल्कि उनकी इबादतगाहों, उनकी कब्रिस्तानों, उनकी खानकाहों को बर्बाद करने का बिल ला रहे हैं, तो फिर आप अगर समझाने में नाकामयाब रहे हैं तो यह आपकी नाकामयाबी है। पहले समझाइए, उसके बाद कोई बिल लेकर के आइए, तब शायद हम आपका इतनी पुरजोर तरीके से विरोध ना करें। लेकिन सभापति महोदय, मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस बिल में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, बॉम्सी पोर्टल देख लीजिए, सरकार का झूठ आपको पकड़ में आ जाएगा। हम डरे नहीं हैं, हम सिर्फ सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें अपना समझिए। हम आपके अपने हैं, इस देश के नागरिक हैं और आप ताकत में हैं। संख्या बल के आधार पर बिल हो सकता है आप पास करा ले, लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं यह मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? आपको यह बात समझनी पड़ेगी। आपको अगर इतना विपक्ष की तरफ से पहले जेपीसी में इतने सारे पॉइंट्स आए और उसके बाद कल से लोकसभा में और राज्यसभा में सुझाव आप सुनने को तैयार नहीं है, लोगों की शंका को दूर करने के बारे में आप बिल्कुल सोच नहीं रहे, बस आप कह रहे हैं यह बिल उम्मीद की नई किरण है। नहीं साहब,
इसे भले किरण जी लेके आए हैं, लेकिन ये उम्मीद की नहीं बल्कि नाउम्मीदी की किरण है। और इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस बात से खदशे में है, शक में है कि आप सीधे उनकी जमीनों को लूट करके धन्ना सेठों को बेचना चाहते हैं। मेरी अब भी आपसे अपील है कि इस बिल को वापस लीजिए। यह बिल कहीं से आपके अपने नागरिकों के लिए अच्छा नहीं है। यह बिल सिर्फ इस देश के मुसलमानों को नीचा दिखाने का और अपने एक ऐसे मतदाता वर्ग को खुश करने का बिल है जिनको इस बिल के पास हो जाने से कुछ मिलेगा भी नहीं, लेकिन आप एक नैरेटिव देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं। मेरी आपसे अपील है कि कृपया ये जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, इस नारे को रत्ती भर तो चरित्रार्थ कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुश्री सुष्मिता देव तो सुन रहे थे आप शकील जी, यहाँ एक शानदार भाषण देते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी, और शायर भी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं और अपनी बात रख रहे हैं शेरो शायरी वाले अंदाज में भी। ज़रा एक छोटा सा कमेंट चाहूँगा, समय काफ़ी हो गया है, आप लोगों से छोटा छोटा कमेंट तीनों साथियों से चाहूँगा। जी शकील जी। जी, कह तो वो रहे थे कि मैं बहुत जज्बाती हो रहा हूँ, मगर था ये पूरा पॉलिटिकल भाषण और बहुत सही मुद्दे पर। उन्होंने साफ साफ चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, पासवान, जयंत चौधरी, देवगौड़ा, मांझी सबको कहा कि आपकी राजनीति क्या है हुजूर। और ये बात जो है उन्होंने देश की जनता तक पहुंचा दी है कि आप देख लो कि इन लोगों की राजनीति क्या है। अभी जब इसमें वोटिंग होगी तो उसमें बीजू जनता दल की भी मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि बीजू जनता दल भी जो है वो भी इधर उधर हो रही है। तो बीजू जनता दल हो चाहे कोई पार्टी हो, अच्छा मौका है कि जब सबको मालूम पड़ जाएगा कि इस बिल के विरोध में कौन पूरी ताकत से लड़ रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, जो जो भी लड़ रहा है और बाकी सारे लोग जो लड़ रहे हैं, डीएमके, और कौन जो है वो इसके समर्थन में है और इसको पास कराने के लिए चुपचाप वोट दे रहा है। नीतीश कुमार, नायडू, पासवान, मांझी, जयंत चौधरी, देवेगौड़ा और भी जो है वो है। अकाली दल ने इसका विरोध किया, बड़ा जोरदार विरोध किया अकाली दल ने। तो ये सारी चीजें जो है आज साफ हो जाएंगी। आज रात को इसमें वोटिंग हो जाने दीजिए और कल से आप देखेंगे कि ये राजनीति जो है बहुत क्लियर हो जाएगी। और ये कुहासा छट्टा बहुत जरूरी था। जब तक ये कुहासा था इसका फायदा बीजेपी को मिलता था। बीजेपी केवल 240, बाकी जो समर्थन मिल रहा है वो ना होता। अगर ये कुहासा उससे पहले छट जाता तो साफ साफ जो वोट इन लोगों को मिला है वो वोट इस तरफ जाता, विपक्ष को जाता। तो ये बात क्लियर हो जाना बहुत अच्छी है। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि मोदी जी ने इस बिल के जरिए देश की राजनीति का कुहासा छाड़ दिया है और साफ साफ सांप्रदायिक ताकतें और धर्मनिरपेक्ष ताकतें सामने आ गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। प्रशांत जी, आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि एक क्लियर, यहां पर पिक्चर क्लियर है, अब कौन किसके साथ है, सांप्रदायिक ताकत या यहां सेकुलरिज्म की बात हो रही थी लगातार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप में से कोई, शायद शकील जी कह रहे थे कि विदेश जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी तो वहां सेकुलर लोगों, या आप कह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज प्रशांत जी कि यहां पे एक कुहासा, एक धुंध छटता हुआ देख रहे हैं। अनम्यूट कीजिए। सबसे बड़ी बात ये हुई कि मुखौटा उतर गया। ये जो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन लोगों के एक मुखौटा लेके चल रहे थे। ये मुखौटा उतरना बहुत आवश्यक था और इमरान प्रताप गढ़ी ने इनको टारगेट किया है। यही कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी पार्टियों को करना चाहिए, इंडिया गठबंधन की पार्टियों को करना चाहिए कि इनका असली चेहरा सामने लाए। ये जो 288 वोट है, यानी बीजेपी के 240 के अलावा ये जो 48 टेंट हाउस की कुर्सियां हैं, ये जो 48 लोग हैं ये मुस्लिम वोट पे जीत कर आए हैं। बगैर मुस्लिम वोट के ये पार्लियामेंट नहीं पहुंच सकते थे। तो इसलिए इनका भविष्य अब वहां जा रहा है जहां आज की तारीख में मायावती खड़ी है।
मायावती जब पूरा विपक्ष उत्तर प्रदेश से वाइप आउट हो गया, उसके बाद भी 10 लोकसभा की सीटें वो जीत कर आई थी। क्यों जीत कर आई थी? क्योंकि मुस्लिम सपोर्ट था उनको। उसके बाद उनके नाम के आगे बी टीम जुड़ गया, और जब बी टीम जुड़ गया, बीजेपी की बी टीम है, अब मुसलमानों ने उनको वोट देना बंद किया, तो आप देखिए कि विधानसभा में 1 एमएलए है और लोकसभा में 0 है। यही नीतीश कुमार का भविष्य है और चंद्रबाबू नायडू का। विपक्षी पार्टियों को इनके ऊपर हमलावर होना चाहिए। जहां तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी का इस पर कभी और चर्चा कर लेंगे, क्योंकि नागपुर से जो वो होकर आए तो उनको क्या मिला और क्या नहीं मिला है, इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। हालांकि इस पे हम लोग बात कर चुके हैं कभी, लेकिन 75 साल वाले रिटायरमेंट वाले मामले पर उनको कंसेशन आरएसएस से मिल गया है। और जहां तक मेरी जानकारी है, अध्यक्ष, बीजेपी का अध्यक्ष उनकी चॉइस का नहीं होगा। लेकिन ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। बाहरी जो राजनीति है, कल और आज संसद में बीजेपी की बड़ी हार ये हुई है कि तमाम विपक्षी पार्टियों ने ये जो मुस्लिम शब्द से परहेज था, ये हट गया, और ये भारत की राजनीति को नई दिशा देगा। जब भी इस दौर का इतिहास राजीव जी लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा कि जब मुसलमानों पे सबसे बड़ा हमला उनके अधिकारों पे संसद के अंदर हुआ, तो कौन लोग खड़े थे, ये 232 लोग कौन है। और गौरव गोगोई का भाषण, हरसिमरत कौर का भाषण, कल्याण बनर्जी का भाषण, अखिलेश यादव का भाषण याद किया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत की राजनीति में ये कल जो घटना हुई है, ये मील का पत्थर है, और ये भारत की राजनीति को की दिशा बदल देगा। मोदी जी को इस बात का आगे चल के नुकसान होने वाला है कि एक तरफ तो आरएसएस से उनकी थोड़ा सा तार जो है वो ढीले पड़ रहे हैं, और दूसरा कि जो पॉलिटिकल उन्होंने एक माहौल बनाया था, उस माहौल में छेद हो गया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी? एक तरफ क्या आपको भी लगता है कि यहाँ धुंध या कहें बिल्कुल क्लियर अब पिक्चर है, कौन किसके साथ है, कौन किस राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता है, कौन सी पार्टी किस ढंग से? इसमें नीतीश बाबू क्लियर पिक्चर में हैं, इसमें चंद्रा बाबू क्लियर पिक्चर में हैं, जयंत चौधरी क्लियर पिक्चर के साथ हैं, ऐसे तमाम नेता जो हैं वो क्लियर पिक्चर के साथ नजर आ रहे हैं, और आने वाला समय देश की सियासत में एक अलग मोड़ पे जा चुका है। जी हाँ राजीव जी, बिल्कुल एक अलग मोड़ पर जा चुके हैं। और जिस तरह के कानून वक्फ को लेकर बन रहे हैं, वक्फ बिल में जो प्रस्ताव है, अगर ऐसे ही कानून हिंदुओं की कोई संस्था के बारे में बनाया जाए तो अचरज होगा। जैसे वक्फ बाय यूजर एक ऐसा शब्द है, ये 3 शब्द वो हैं जो बड़े खतरनाक तरीके से काम कर रहे हैं, और आगे जाकर इसका बड़ा असर दिखेगी। मस्जिदें वक्फ की प्रॉपर्टी है, पर कईयों के पास वक्फनामा नहीं है, तो इसे वक्फ बाय यूजर प्रावधान कहा जाता था। अब वक्फ बाय यूजर प्रावधान को अतीत के हिसाब से कानून लागू होने के पहले हटाने की बात कही गई। मतलब ये कि जिस प्रॉपर्टी के पास वैध दस्तावेज नहीं है, उसे वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। यानी आप देखिए कि देश में जितने मंदिर हैं, अगर आप देखेंगे तो 80-90% मंदिरों के पास कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज नहीं है, लेकिन हैं। ऐसे ही वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं वो 500-600 साल पुराने प्रॉपर्टीज हैं कई, उनके दस्तावेज किसके पास होंगे कह नहीं सकते। कितने ही कब्रिस्तान, मस्जिद, स्कूल, ये सब आप इस कानून के दायरे में फंस जाएंगे। और जिन पार्टियों ने इस कानून के संशोधन में समर्थन किया है, वो हमेशा इतिहास में रहेगी कि ये लोग थे जब इन पर हक जताया जा रहा था, सरकार इन्हें वक्फ बाय यूजर के तहत कब्जे कर रही थी या उन्हें लाल घेरे में ले रही थी, तब ये पार्टियों के नेता किस तरफ थे। तो ये ऐतिहासिक क्षण है। संसद में बहुत कम मौके आते हैं जब संसद में ऐसे ऐतिहासिक मौके होते हैं, और ये मौका ऐतिहासिक मौका है। कई दलों ने, विपक्षी दल भी हैं जिन्होंने ये मौका छोड़ दिया। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, कई विपक्षी दलों ने ये मौका छोड़ा है, और कई लोगों ने इस मौके में बढ़िया अपनी
कहें तो अपने समर्थकों के बीच अपनी साख को मजबूत की है। और उसमें चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता जिनका जिक्र कर रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, चाहे टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी हों या और भी दूसरे दलों के नेता हों, अखिलेश यादव हों, इन सब ने बहुत ही पुरजोर तरीके से, और आज राज्यसभा में ये बिल है, कल लोकसभा में 232 के मुकाबले 288 से ये बिल पास करवाया गया। आधी रात से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था, 2 बजे रात को, और आज अब राज्यसभा में इसी पर चर्चा चल रही है। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन देश की सियासत एक अलग मोड़ पे है, सब इंतजार कीजिए इसके आगे क्या होता है। आज जेडीयू के एक साथी ने, नीतीश बाबू के एक पुराने वरिष्ठ साथी ने पार्टी के सभी पदों से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यह शुरुआत है, आगे आगे देखिए और क्या कुछ होता है। उम्मीद नाम के इस बिल को, उम्मीद ही इसका नाम दिया गया है, उम्मीद नाम के इस बिल को आगे बढ़ाने की कोशिश में इधर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार, लेकिन कितने उम्मीदों पर पानी फेर रही है ये सरकार, उसे ये भी सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, शकील अख्तर जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकीम सिद्दीकी रजवी साहब हैं, श्री किरंजे साहब हैं, राजन मंसोड़े साहब हैं, AK साहब हमारे साथ हैं, महेश जी हैं हमारे साथ।